हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सीटेट से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी में काफ़ी सहायक होगा। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है कि शिक्षक शिक्षार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, नैतिक अवधारणा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। अगर शिक्षक नैतिकता की धारणा से छात्रों की समस्याओं को देखते हैं तो वह छात्रों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं और उनके उज्जवल भविष्य निर्माण में काफ़ी सहयोग दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का प्रथम स्तर पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर की अवस्था है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। अब इसके बारे में जानते हैं। साधनात्मक सापेक्षिक उन्मुखीकरण पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता यह प्रथम स्तर की अवस्था है। कोहलबर्ग ने नैतिकता विकास के चरण में इस अवस्था का उल्लेख किया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि जब अध्यापक प्रथम बार कक्षा में प्रवेश करते हैं तो उसे बात करनी चाहिए। तो तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, अपने एवं छात्रों के बारे में। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो अध्यापक को अपने और एवं छात्रों के बारे में बात करनी चाहिए जिससे कक्षा के बच्चों में आत्मीयता का विकास हो सके। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। तो प्रश्न नंबर 4 है कि किस बालक में आत्मरक्षा की उपलब्धि की आवश्यकता संबंधित है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, आंतरिक अभिप्रेरणा से। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं विशेष उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा ब्राह्म अभिप्रेरणा के तथा आत्मरक्षा, भूख, प्यार एवं काम आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। तो प्रश्न नंबर 5 है कि शिक्षक से समाज को अत्यधिक अपेक्षाएं रहती हैं, अतः उसे कहा जाता है। तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, समाज निर्माणकर्ता। अब इसके बारे में जान लेते हैं। शिक्षक न केवल शिक्षा का औपचारिक साधन है बल्कि यह बच्चों के सामाजिकरण की प्रतिक्रिया को तीव्र गति प्रदान करते हैं एवं बच्चों को सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्यों, मानकों आदि का ज्ञान देकर एक बेहतर समाज की नींव रखते हैं। इसलिए शिक्षक को समाज निर्माणकर्ता कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति बच्चों में लोकतांत्रिक जीवन शैली को प्रोत्साहित कर सकती है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, सामाजिक अंतक्रिया। अब जान लेते हैं इसके बारे में। बालक एक सामाजिकरण की प्रक्रिया में जब उसकी अंतक्रिया समाज से होती है तब उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। प्रश्न नंबर 7 है कि छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, चयन का सिद्धांत। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। तो प्रश्न नंबर 8 है कि आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1,
छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए। अब इसके बारे में जानते हैं। तो किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान निकालने में हमारा चिंतन निर्देशित एवं केंद्रित हो जाता है। सही और उपयुक्त निर्णय तक पहुंचने के लिए हम सभी संसाधनों, मन और बाह्य दूसरों की सहायता, समर्थन दोनों का उपयोग किया जाता है। यह पद्धति चिंतन शक्ति विकसित करने में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 9 है कि राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के विद्यालय छोड़ने का क्या कारण होता है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, विद्यालय की पाठ्यचर्चा को नीरस पाते हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के विद्यालय छोड़ने के कारण प्रमुख कारण पाठ्यक्रम का नीरस होना, स्कूल को दूर होना आदि। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 है कि शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि, तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती है उसे वे मन लगाकर नहीं करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए जिससे, तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। अब इसके बारे में जान लेते हैं। शिक्षक को अपने ज्ञान में नई जानकारियों का समावेश करते रहना चाहिए जिससे वह बच्चों को नवीनतम ज्ञान देकर वर्तमान की घटनाओं से परिचित कराए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न है कि किंडरगार्टन प्रणाली में बालक के किस प्रकार के विकास को सैद्धांतिक मान्यता दी गई है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, स्वतः विकास का सिद्धांत। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों के लिए बाग। इसमें बालकों के विकास के लिए स्वतः विकास सिद्धांत का सहारा लिया है जिसमें बालक को खेल, संगीत, चित्रकला का उपयोग स्वतः करना होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। तो प्रश्न नंबर 13 है कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का बुनियादी ढांचा लागू होता है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, 2, 5, 6 वर्ष के बालक की शिक्षा पर। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति 2, 5 यानी 2.5 साल से लेकर 6 साल के बच्चों वर्ष के बालकों हेतु प्रयोग में लाई जाती है जिसका विकास 20वीं सदी में डॉक्टर मॉन्टेसरी द्वारा किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि आपके दृष्टिकोण से छात्रों के मूल्यांकन का सर्वोत्तम आधार क्या है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, सहगामी क्रियाओं में भाग लेना एवं परीक्षा प्रणाली को आधार मानेंगे। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो छात्रों के मूल्यांकन के साधन एवं विधि में निरीक्षण, साक्षात्कार, परीक्षा प्रणाली और सहगामी क्रियाओं में भाग लेने की प्रवृत्ति प्रमुख होती है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। तो प्रश्न नंबर 15 है कि छात्रों को नियमित क्रियाकलाप कराने का उद्देश्य क्या होता है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, उपरोक्त सभी, यानी कि उसमें विषय रुचि पैदा करना, उसे अध्ययन में नियमित बनाना, विषय की बेहतर जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो 16 नंबर प्रश्न है कि निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न विद्यालयों में क्यों पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो निबंधनात्मक प्रश्न के द्वारा
किसी बालक की किसी विषय के संबंध में व्यापक ज्ञान की परख की जाती है, लेकिन इस विधि के द्वारा परीक्षा में ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते हैं, जबकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा परीक्षा में ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर जाने जाते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। तो प्रश्न नंबर 17 है कि वृद्धि और विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, उपरोक्त सभी, यानी कि वातावरण पर भी होता है, आनुवंशिकता पर भी होता है, व्यक्तित्व के अंतर पर भी होता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्रायः प्रावाची शब्दों के रूप में करते हैं, पर अवधारणात्मक रूप से इसमें कुछ अंतर पाया जाता है। जैसे वृद्धि एक विकास की प्रक्रिया का चरण मात्र है जिसका क्षेत्र सीमित है, जबकि विकास विस्तृत प्रक्रिया है। लेकिन वृद्धि एवं विकास दोनों वातावरण, आनुवंशिकता एवं व्यक्तित्व अंतर पर निर्भर करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 18 है कि बच्चों को व्याकरण का ज्ञान कराना चाहिए क्योंकि। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, इससे शुद्ध बोलना व लिखना आता है। तो किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन व्याकरण कहलाता है। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना आता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है कि शिक्षार्थियों की मान्यता है कि शिक्षण में सर्वाधिक चुनौती निहित रहती है। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, छात्रों के विकासात्मक विकास की देखभाल करना। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो शिक्षार्थियों ने छात्रों के विकासात्मक स्वरूप की देखभाल करना को शिक्षण तथा शिक्षक का सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य माना गया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। तो प्रश्न नंबर 20 है कि बिहार सरकार ने मजदूर के बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास किए हैं। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, चारावाह विद्यालय की स्थापना। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो गरीब और मजदूर बच्चों के पढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने चारावाह विद्यालयों की स्थापना वर्ष 1991 में किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो 21 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषता है। तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, उपरोक्त सभी, यानी कि समानता के लिए शिक्षा, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं में समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, विकलांग एवं प्रौढ़ आदियों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो 22 नंबर प्रश्न है कि बाल केंद्रीय शिक्षण प्रणाली की विशेषता क्या है। तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, उपरोक्त सभी। इसमें शिक्षण में छात्रों की भागीदारी अधिक होती है, इसमें बालकों को प्रधानता दी जाती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर विशेष बल दिया जाता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो बाल केंद्रीय शिक्षण प्रणाली यह बतलाती है कि बालकों का क्या पढ़ाया जाए, परंतु असली समस्या यह है कि कैसे पढ़ाया जाए। इस समस्या को सुलझाने के लिए बाल मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है, जिससे शिक्षण में छात्रों की भागीदारी अधिक होती है तथा बालकों को प्रधानता देकर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पर विशेष बल दिया जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके कारण होने के संबंध में आपकी क्या राय है। तो
23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2। पुस्तकों के अनावश्यक भार से बच्चों के मानसिक मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो बाल्यावस्था में अनावश्यक भार के वहन से शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध होता है और छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों के अत्यधिक भार से उनके मस्तिष्क का विकास प्रभावित होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। तो प्रश्न नंबर 24 है कि शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है तो आप 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2। छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई है और उसे ठीक कर देंगे। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो शिक्षक वह धुरी है जिसके चारों ओर शैक्षिक गतिविधियां क्रियाशील रहती हैं। शिक्षण कला में प्रशिक्षण द्वारा कुशलता प्राप्त की जा सकती है। अपनी गलतियों को स्वयं देखकर एवं तथा अनुभव करके शिक्षण कला में वांछित सुधार लाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 25 नंबर प्रश्न है कि किस अवस्था में बच्चा अपने को मानसिक एवं वैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है। तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1 बाल्यावस्था। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है जिसमें सामाजिक सांवेगिक तथा व्यक्तित्व विकास होता है। इसी अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मक का एक तत्व नहीं है। तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3 दृढ़ता। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो सृजनात्मक के प्रमुख तत्वों में मौलिकता, सामंजस्य, संवेदनशीलता, धारा प्रभावित एवं लचीलापन आदि आते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। तो प्रश्न नंबर 27 है कि वह बालक जो डैश से ग्रस्त है वह र और वार में स्पष्ट करने में असमर्थ रहता है। तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2 डिसलेक्सिया। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है। इस अधिगम अशक्तता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि वह कई शब्दों के साथ अक्षर बी और डी में विभेद नहीं कर पाते हैं तथा श और वाश, र और वार आदि में विभेद नहीं कर पाते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। तो प्रश्न नंबर 28 है कि व्यक्तित्व विभिन्नता के अध्ययन हेतु उपयुक्त विधि नहीं है। तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4 लिंग परीक्षण। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो लिंग के आधार पर व्यक्तित्व विभिन्नता के संदर्भ में सामान्यतः स्त्रियां कोमलांगी होती हैं किंतु अधिगम के क्षेत्रों में बालक एवं बालिकाओं में विभिन्नता नहीं होती है, जबकि व्यक्तित्व संवेग तथा अभिरुचि परीक्षण व्यक्तित्व विभिन्नता के अध्ययन की महत्वपूर्ण विधियाँ होती हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। तो प्रश्न नंबर 29 है कि वह मानसिक संरचना जो बालक को किसी वस्तु के विषय में सूचना के प्रकरण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है कहलाती है। तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2 स्कीमा। अब इसके बारे में जानते हैं। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है। यह स्कीमा 2 प्रकार का होता है, साधारण और जटिल। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि कोई बालक किसी कार्य को आरंभ कर उसे नियमित बनाए
रखता है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, अभिप्रेरणा से। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभिप्रेरणा का सामान्य अर्थ किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उस कार्य को पूर्ण रूप तक नियमित बनाए रखना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।